अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। FJN चैनल के नाजरीन, आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आज फिर हम हाजिर हैं और नीयत यही है कि आज आपको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट, ऐसे कुछ प्रिकॉशंस बताएं जिसके ज़रिए से आपका पूरा घर ये एसिडिटी, इंडाइजेशन या गैस्ट्राइसिस, इस तरह की तमाम बीमारियों से, परेशानियों से जो है वो हिफाजत में रहें और आप भी अपनी फूड लाइफ को अच्छे अंदाज से एक्सप्लोर करें। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को, इन्हीं तमाम टॉपिक्स को हमारे साथ कंटिन्यू करने के लिए हमारे प्यारे प्यारे डॉक्टर साहब, हमारे प्यारे प्यारे मेहमान डॉक्टर बिलाल साहब मौजूद हैं। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हम आपको हमारे प्रोग्राम में मरहबा, वेलकम कहते हैं जी। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप जो है, ज़ाहिर है डॉक्टर साहब हमारे हिंगोली शहर से बिलोंग करते हैं, यहाँ से काफ़ी दूर है, लंबा सफ़र भी है, उसके बाद भी आज स्टूडियो में करम फरमा है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पे डिस्कस चल रहा है। और आज तो यानी इस जो है वो बीमारी को, इस तकलीफ़ को जो है वो हमारे दरमियान से, हमारी सोसाइटी से, बल्कि हमारे नेशन से निकाल फेंकना है। तो सबसे पहले जो है वो बढ़ते हैं कुछ प्रिकॉशंस की तरफ कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से बीमारी हमें हो ही ना, और हम पहले से ऐसी एहतियातें रखें पहले से। वैसे तो कुछ आपने जो है वो बातों के दौरान डिस्कस किया ही, लेकिन आज इसका पूरा निचोड़ कि क्या ऐसी एहतियातें करें, क्या ऐसे प्रिकॉशंस करें जिसके वजह से ये इंडाइजेशन, एसिडिटी और इस तरह की दीगर परेशानियों से हमारी हिफाजत रहे और नाजरीन भी हमारे सेहतमंद रहें। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह। जी अरबे, सबसे पहली बात तो शुरुआत होती है मुंह से कि हमारे जिस्म में जब हम लुक़मा डालते हैं वो मुंह के ज़रिए जाता है। ऐसा ही है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें अपने दांतों का पूरा इस्तेमाल करें। कि आज के टाइम में ये देखा गया है कि दांतों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि दांतों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कम से कम 32 दफ़ा एक निवाले को चबाकर खाना चाहिए, जिसकी वजह से सलाइवा अच्छे से फूड में मिक्स होता है। काउंट करना पड़ेगा 32 हुआ कि नहीं है, क्या करना होगा कि नाज़रीन भी बेचारे कंफ्यूज है। मैं भी सुनता हूँ बचपन से कि वो खाने को 32 बार चबा के खाना है। हाँ। तो क्या करना है, काउंट करना है कि 1 2 3, ये क्या करना होगा डॉक्टर साहब? जी आरिफ भाई, उसका अंदाज़ा लग जाता है। जैसे कि आप अगर कोई कड़क चीज़ खा रहे हैं जी, तो उसको पूरा बारीक करने में ज़्यादा बार चबाना पड़ता है। या फिर पपीता या फिर तरबूज वगैरह खा रहे हैं तो कम बार खाने में अच्छे से हो जाता है। बस अंदाज़ा हो जाता है कि खाना हमारा अच्छे से बारीक हो गया। ऐसे ही, वैसे मैं इतना समझदार हूँ, बस ये नाजरीन के लिए थोड़ी सी यूँ दिलजोई की कि अमूमन होता है कि लोग 32 समझ के शायद उस काउंट को समझते होंगे, या 32 जो 32 वाला जो वर्ड है ये बेसिकली कसरत के लिए है कि एटलीस्ट आप इतनी बार चबा लें कि आप जो है सेटिस्फाई हो जाए, आप मुतमईन हो जाए कि मैंने जो खाना जो है निगलना है वो उससे पहले इतना अच्छा पिस चुका है, इतना अच्छा बन चुका है कि वो नीचे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। ऐसा ही है जी। बस ये 32 का लफ्ज़ इसलिए इस तरह से याद रखें कि हम 32 दांत है और 32 दफ़ा चबाना है। 32 दांतों की एक्सरसाइज है ये, यही समझ के चले। उसके अलावा ये है कि मिसवाक का कसरत से इस्तेमाल करें। माशाअल्लाह जी। मिसवाक में ऐसे अज्जा होते हैं जो हमें खाने में हाजमे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, जहाँ तक मेरे को खुलासे कलाम याद है कि उन्होंने मेरी उम्मत पे दुश्वारी का अगर मुझे एहसास ना होता तो मैं इसे फ़र्ज़ करा देता जी। अरबों में आज के वक्त भी आप देखेंगे तो वहाँ पे एक आम चलन है मिसवाक का। वहाँ पे लोग आम तौर पे भी अभी भी मिसवाक का यूज़ कसरत से करते हैं। मुझे हमारे डॉक्टर इमरान मलिक जो कि BDS हैं और इससे पहले हमारे हेल्थ इज़ वेल्थ के प्रोग्राम में जो है वो आए भी हैं, और उन्होंने जब डेंटल वाला जो पूरा पार्ट लिया था तो उन्होंने बहुत यानी शानदार अंदाज में जो मिसवाक के बेनिफिट बताए थे। जी। मिसवाक को सिवाक कहना और उसकी जो वर्किंग और उसको एज अ जो है वो टूथब्रश यूज़ करने के बेनिफिट्स, ये बहुत माशाल्लाह करीम बहुत अच्छा उन्होंने डिफ़ाइन किया था। FJN चैनल के नाजरीन ने ज़ाहिर है वो प्रोग्राम देखा भी होगा। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा होगा तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो है वो डेंटल सोल्यूशन वाला एपिसोड भी आप ज़रूर देखें। जी डॉक्टर साहब मज़ीद। उसके अलावा गर्म चीज़ें नहीं खाएँ। आज के दौर में ट्रेंड भी है कि
गरम लाओ गरम लाओ। घर में भी हम अक्सर होते हैं तो बोलते हैं गर्मा गर्म खाना है, रोटी गरम लाओ। घर वाले भी बोलते हैं यार गरम गरम खाना है, बैठ जाओ खाना खाने। तो गरम चीज़ों से परहेज़ करें, गरम खाने से परहेज़ करें। तो ठंडा ठंडा और बिल्कुल सादा सादा खिलाएंगे आप हमको सेहतमंद रहने के लिए? जी जी, वो तो खाना है, सेहतमंद रहना है तो कुर्बानी तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, गरम से मुराद बिल्कुल जलता गरम नहीं होगा, नॉर्मल गरम या हल्का फुल्का गरम तो हम खा ही सकते हैं? नहीं, हल्का फुल्के से भी थोड़ा एहतियाती करें। अच्छा, हदीस पाक में भी है कि खाने को ठंडा कर कर खाएं। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं खाना बहुत चाहिए, ज़्यादा ये तो गर्म हमने नहीं भी खाना सुना है। चाहिए, जी नहीं खाना चाहिए। उसके अलावा खाने का वक्त मुतय्यन करें। बेवक्त खाने से भी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। असल कारण तो यही है कि बेवक्त खाने से हो रही है। बल्कि मैं डॉक्टर साहब आपको कनेक्ट करूंगा माज़रत के साथ, मैंने देखा है ऑफिस में और इस तरह के, बल्कि चूँकि एक वक्त तक जो है वो कॉलेज से जो है कनेक्टिविटी रही है, कॉलेज में टीचिंग का सिलसिला रहा है, तो स्टाफ रूम में मैं जब भी जाता था देखता था कि किसी का अब वो चलन नहीं रहा, रैंडम लेक्चर्स भी होते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो ब्रेक था उस ब्रेक में भूख नहीं लगी थी, लेक्चर लेके आए, अचानक से भूख बहुत लगी, टिफ़िन खोला, खाने लग गए, फिर वो खाना खाया तो फिर वो अलग एक तकलीफ भी होती है। कॉरपोरेट्स में जो हमारे नाज़रीन ऑफिस में हैं और इस तरह के हैं, तो इनके लिए बड़ी दुश्वारी का सामना होता है कि यार ब्रेक तो है लेकिन भूख नहीं लगी है, तो अब वो बेवक्त भी खा रहे होते हैं। हमने पढ़ाई में देखा था कि एक साइंटिस्ट ने एक ऑब्जर्वेशन किया था, मतलब एक तहकीक की थी कि डॉग के ऊपर हुआ था वो। असल में ये डॉग पे हुआ, मतलब अपने ऊपर एक जनरल आइडिया लिया गया था कि एक वक्त में एक डॉग को 3 दिन तक खाना दिया गया और 5वें दिन खाना नहीं दिया गया वो टाइम में। तो वो टाइम में उसका सलाइवा आना चालू हो गया। मतलब समझाने का ये है कि हमारे जिस्म में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुतय्यन हो जाती है हमारे आदतों को लेकर, उस वक्त में जिस्म कारगुजारी कर देता है, भले ही हम वो चीज़ को रेडी हो या ना हो। मतलब आपका खाने का टाइम अगर फिक्स है तो वो टाइम में इंसुलिन सिक्रीट पेट में ऑलरेडी हो जाता है, आप खाना खाओ या मत खाओ। इसके बरक्स अगर आप खाना बेटाइम खाते हैं तो इंसुलिन को वापस से सिक्रीट करना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर मोटापा भी होता है, फिर बाद में खाने के डाइजेशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। यानी अगर आप अपने वक्त को तय करके खाना नहीं खाते हो तो जो बॉडी का बेसिक अडेप्टेशन है, बॉडी का जो बेसिक मामूल है, वो मामूला डिस्टर्ब होने की वजह से भी फिर इंसुलिन पे भी इफेक्ट आता है और बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट भी जो है वो इस तरह का शुरू होता है। जी, पूरा निज़ाम बिगड़ जाता है। इसलिए खाने का वक्त फिक्स रहना चाहिए। बिल्कुल। एक मोटापा कम करने के लिए आपने पूछा था लास्ट टाइम, तो इसमें एक ही पॉइंट ये भी ऐड कर लूँगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक तरीक़ा है जो हमारे हाजमे को भी अच्छा करता है और मोटापा भी कम करता है। जैसे कि जिससे 8 = 16, मतलब 8 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए पहला, और दूसरा फास्टिंग 16 घंटे का। जैसे कि टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो सुबह आपने अगर 11 बजे खाना खाया है तो 11 बजे खाना खाने के बाद वही खाना आप मगरिब के बाद खाएं, फिर मगरिब के बाद जो खाना खाएंगे तो वही खाना आप दूसरे दिन 10 बजे खाएं। तो 8 घंटे की फास्टिंग दिन में हो गई और 16 घंटे की फास्टिंग रात की हो गई। इसकी वजह से इंसुलिन सिक्रीशन का जो मामूल रहता है जिस समय वो भी अच्छा होता है और वेट लॉस भी इसकी वजह से नहीं होता। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, आगे चलते हैं कि हाथ धोकर खाना चाहिए और खाने से पहले आधा घंटा पहले पानी पीना चाहिए, खाने के पहले पानी पीना चाहिए। ये जो हाथ धोने वाला है ना, ये डॉक्टर साहब मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अब लोगों में बिल्कुल ख़त्म सा होते जा रहा है। जी। अब मैंने ये भी देखा कि ज़ाहिर है, अब मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं मुंबई की बात करता हूँ। मेट्रो सिटी है, लोग फास्ट फूड भी खा रहे होते हैं, निकला और शाम के वक्त स्नैक्स खाने की आदत होती है, तो किसी भी होटल की तरफ गए, स्नैक्स मंगवाया, तो अब वैसा रुझान होता ही नहीं। उसने जो है वो टिश्यू पेपर में ला के दे दिया और टिश्यू लगाया तो बीच में टिश्यू को भी हाथ लग रहा है, खाने को भी हाथ लग रहा है। और या इस तरह से जो है ना वो दिगर, या अगर फॉर एग्जांपल यूँ कंसिडर किया जाए कि अब चूँकि लोग जो है वो सैनिटाइजर डाल के भी हाथों को जो है वो रब कर लेते हैं, तो क्या हाथ धो लेना या सैनिटाइज करना क्या बेहतर होता है और किस तरह से इसकी वर्किंग की जाए? जी, कम से कम 5 से 10 सेकंड रनिंग वाटर में हमारा हाथ धुलना चाहिए, तो ही एक मैक्सिमम परसेंटेज माना जाएगा बैक्टीरिया निकलने का। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे जरासीम्स ऐसे होते हैं जो हमें सादी आंख से नज़र नहीं आते। ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। उसलिए हमें चाहिए कि हम हैंड वॉश का इस्तेमाल करें और पानी से हाथ धोकर ही खाना खाएं। सैनिटाइज़र के बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ, सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि लिक वार्म वाटर से हाथ धोया जाए। बहुत अच्छी बात। जी, मैं पानी का जिक्र कर रहा था कि खाने के पहले पानी पीना चाहिए, खाने के दरमियान में पानी पीना चाहिए और खाना खाने के बाद पानी पीने से एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम खाने के फ़ौरन बाद पानी पीते हैं तो जो थिकनेस हमारे ऐसे गैस्ट्रिक जूस का होता है वो थोड़ा लिक्विफाई हो जाता है, यानी कम हो जाता है, जिसकी वजह से डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती। तो एहतियात ये करें कि खाना खाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट पानी ना पिए
तो हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और हाजमा भी अच्छा होगा। वैसे चूँकि आज ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों की आदत होती है कि शायद शुरुआत में तो पानी बहुत रेयर है, दरमियान में अगर ठसका लगा या कुछ इस तरह का मामला हो तो पानी पिया, वरना मैक्सिमम लोगों के साथ यही मामला है कि वो खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी पीते हैं। तो ये तो बिल्कुल यूँ समझे कि ऑन ट्रेंड है और ये अब आदत इस तरह की हो चुकी है। तो कैसे इस आदत को बनाया जाए कि खाना खाने से पहले पानी पिए, खाने के दरमियान में पानी पिए, ये आदत कैसे बन सकती है? कुछ अगर आप आइडियाज़ दें हमें। बस एक वजह बताऊंगा जिससे आप पूरे तरीके से ये आदत को अपने अंदर शामिल कर लेंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि खाने के पहले पियो, दरमियान में पियो और बाद में ना पियो। यही बात को जहन में रखे और पानी का इस्तेमाल करें। यकीनन प्यारे नाजरीन, सुन्नत में ही जो है वो अज़मत है। आप सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फॉलो करते जाएंगे तो यकीनन हेल्दी रहने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ये देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की सुन्नतें क्या हैं। इन सुन्नतों पे अमल कीजिए और माशाअल्लाह करीम सेहतमंद रहे। जी डॉक्टर साहब। फिर आगे शुगर का इस्तेमाल कम करें, नमक कम खाएं। नमक को एक वाइट पॉइजन भी कहा जाता है। नमक के भी बहुत ज़्यादा नुकसानात है, ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, जैसे बीपी का प्रॉब्लम होता है। अभी तो लोगों की जो वो आदत होती है कि सलाद में भी नमक डाला तो फ्रूट्स में भी नमक चाहिए और फ्रूट्स में भी भर भर के नमक चाहिए, या दीगर जो फ्रूट्स में डाला भी होता है उसके बाद फिर वो डिप करके नमक से खाते भी हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारे सोसाइटी में देखा जाता है। जी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, शुगर का इस्तेमाल भी कम से कम हो। और एक चीज़ ये मेन है कि बैठ कर खाना चाहिए। माशाअल्लाह, खड़े रह के खाने में बहुत ज़्यादा नुकसान है। तहक़ीक़ात में देखा गया है कि जब भी इंसान खड़े होकर खाना खाता है तो उसका जो एसोफेगस होता है उसमें तनाव आता है, जो स्ट्रेच हो जाती है। नॉर्मली जो डायमीटर फूड डाइजेस्ट करने के लिए होता है वो डायमीटर उसका कम हो जाता है। उसके अलावा ये एक चीज़ देखी गई है कि जब भी खड़े होकर खाना खाते हैं तो एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होते हैं, खाने में हाजमे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर वो इंटेस्टाइन में भी असर करता है, फिर बाद में आगे ढकारे वगैरह भी आती हैं। और मैं फर्स्ट ईयर में जब था तब मैंने ये चीज़ पढ़ी थी एक्सक्रीटरी सिस्टम में कि बॉडी फंक्शन एट रेस्ट, यानी जब हम बैठे होते हैं तो हमारी बॉडी काम करना स्टार्ट करती है और जब हम खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी काम नहीं करती, वो स्टॉप कर देती है। बॉडी फंक्शन एट रेस्ट, यानी कि जब हम रेस्ट करेंगे बॉडी उस वक्त में फंक्शन करेगी। जैसे कि किडनी भी उस वक्त ही काम करती है जब हम बैठे रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी यूरिनेशन किया जाए तो बैठ के किया जाए, पानी जब भी पिया जाए तो बैठ के पिया जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेटेड टू किडनी होता है। तो किडनी फंक्शन एट रेस्ट, तो किडनी जब हम आराम करते हैं तभी काम करती है, जब काम करेगी तभी वो चीज़ को अमल में लाया जाए। हमें फास्टिंग भी करना चाहिए कम से कम हफ्ते में 2 बार। उससे वेट लॉस में भी फ़र्क होता है और खाने का हाजमे में भी मदद मिलती है। और ख़ास तौर से जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम है उन्होंने तो रोज़ा रखना चाहिए। वो रोज़ा रख कर देखें, उनको इतना मज़ा आएगा जिसकी कोई हद नहीं। वो ख़ुद अपने आप में एक हल्कापन महसूस करेंगे, एक ताज़गी महसूस करेंगे कि रोज़ा रखने से बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। बल्कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक जो है वो पढ़ी, सोमो तसीहो, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। माशाल्लाह। तो ये इतनी प्यारी हदीस पाक है कि रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो माशाल्लाह आप तहकीक एक रिसर्च भी बता रहे हैं कि ज़ाहिर फास्टिंग होंगी, एटलीस्ट मंडे का ही फास्ट कर लें, ये सुन्नत भी हैं। और मैंने दावत इस्लाम इंडिया के दीनी माहौल में देखा है कि लोग जो है वो मंडे का रोज़ा भी रखते हैं। मुझे भी जो है वो कभी कभार जो है वो बड़ों के साथ होता हूँ तो यूँ सादत मिलती है कि मंडे फास्टिंग की जो है मौका मिलता है। तो इससे मैं खुद फील करता हूँ कि काफ़ी अच्छा जो है वो दिन गुजरता है और काफ़ी अच्छा भी जो है वो माशाअल्लाह करीम लग रहा होता है। उसके अलावा जैसे पहले भी बताया गया था कि सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करें, स्मोकिंग ना करें, टोबैको का इस्तेमाल ना हो, स्मोकिंग बिल्कुल भी ना हो, और सूखा खाना बहुत कम खाएं। सूखा खाना खाने से खाने के बाद प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है, तो वैसा एहसास, प्यास का एहसास बढ़ जाता है, फिर पानी ज़्यादा पीने में आता है। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह, नींद का एसिडिटी से कनेक्शन या डाइजेशन से कनेक्शन? इंसान जितने देर जागे रहेगा इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन उतना ज़्यादा होता रहेगा। अल्लाह। जितना हम सोएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन उतना कम रहेगा। तो नींद नहीं होने से भी एसिडिटी की तेज़ाबियत बढ़ जाती है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। आज के टाइम में देखा जाए है कि हमारे नौजवानों में अक्सर, नौजवान क्या, घर का हर फर्द ही आज के वक्त ऐसा देखा जा रहा है कि
12 बजे के बाद ही सो रहे हैं, जबकि आइडियल टाइमिंग सोने का सूरज ढलने के 2 से 3 घंटे के बाद हो जाना चाहिए, लेकिन लोग उसका उलट कर रहे हैं, फजर तक जाग रहे हैं और फजर के बाद सो रहे हैं। बल्कि मैं सिटीज़ के अलावा बात बताऊं, मैंने जब, क्योंकि इंडिया भर में ट्रैवल होता रहता है वेलफेयर के कामों को लेकर, तो जब भी इस तरह से निकलना होता है तो मेरे अपने तजुर्बात है, तो पूछा जाता है तो मुझे कहते हैं इनको जो है वो शहरों की हवा लग गई है और ये लोग भी जो है वो रात में देर रात तक जागते हैं। और जब ये मुझे पता चलता है तो वाकई अफसोस होता है कि यार एटलीस्ट ये वो प्लेसेस है जहाँ इंसान जल्दी सो जाता है, कंफर्टेबल फील करता है। यहाँ पर आने के बाद भी अगर हमको जो है वो सिटी जैसा माहौल मिलता है तो एक लगता है कि यार ये जो चीज़ हुई है यकीनन गलत हुई है। लोगों में देर रात तक जागने का जो अमल आया, नमाज फजर भी स्किप होती हैं, फिर देर सुबह तक भी जो सोना और सारी चीज़ें, वाकई तकलीफ़ का जो बाइस तो है। जी जी, इसमें आप बता रहे थे कि हमारे छोटे शहरों में भी जो लेट नाइट प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो 9 बजे के बाद स्टार्ट होते हैं। रात के 9 बजे के बाद लेट नाइट प्रोग्राम, वलीमा, शादी। और जैसे हम आंध्रा के क़रीब है, तेलंगाना के क़रीब है, हैदराबाद सिस्टम वाला हमारे पास भी थोड़े से शुरू हो रहा है कि रात में 1-1:30 बजे शादी शुरू होगी और फजर तक चलेंगी। और मोबाइल एक सबसे बड़ा एक कारण रहा है आज के टाइम में कि छोटे छोटे देहातों में भी लोग 12-1 बजे तक जागे रहते हैं। लेट तो गए होते हैं लेकिन मोबाइल फ़ोन में कुछ ना कुछ जो है वो इस तरह से जो है वो मामलात में बिजी होते हैं, और ये वाकई काफ़ी टेंशन की बात है। नाजरीन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस आप तक डिलीवर किए, लेकिन ठहरें, अभी आपको जो है कुछ सॉल्यूशंस भी देते हैं इंशाल्लाह, और कुछ इंशाल्लाह इलाज भी देते हैं कि कैसे आप जो है वो बच सकते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं डॉक्टर साहब की, ज़ाहिर है आप बहुत एहतियाती कर ली सब कुछ, लेकिन अब पता चला अब तो एसिडिटी हो चुकी है, क्या करें? कुछ होम रेमेडीज़ अगर आप हमारे साथ डिस्कस करें कि क्या इस तरह के घर में ही हमारे कुछ ऐसे सॉल्यूशन हो जाए कि हमें दवाइयों की हाजत ही नहीं पड़े, हॉस्पिटल जाने नहीं पड़े, या स्टार्टिंग का ऐसा पीरियड है कि हम कुछ जो है वो हर्ब्स या कुछ इस तरह की जड़ी बूटियाँ लेकर ही सेहतमंद हो सकते हैं, या घर के ही कुछ इस तरह की चीज़ें खा पी के सेहतमंद हो सकते हैं। ऐसी कुछ अगर आप आइडियाज़ हमें दें। सबसे पहली बात तो मैं आरिफ भाई ये अर्ज़ करूँगा कि शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की। बेशक बेशक। सिवाय अल्लाह के आप कोई भी दवा इस्तेमाल कर लो, कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर दो, कोई भी घरेलू इलाज ले लो, जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेगा आपको शिफा नहीं मिलेगी। ऐसा ही बस अल्लाह ताला को राज़ी करने में लग जाए, इंशाल्लाह सेहतियाब हो जाओगे। आमीन इंशाल्लाह। इसमें सबसे अच्छा एक ये बताया जाता है कि गोल्डन मिल्क शाम के टाइम में सोने से पहले इस्तेमाल करें। गोल्डन मिल्क में होता क्या है, हल्दी होती है, अदरक होता है और दालचीनी होती है। इसकी वजह से उसका कलर गोल्डन आ जाता है। तो इसकी वजह से नींद भी बेहतर आती है और एसिडिटी में कमी भी होती है। दालचीनी है और ये अदरक, इसको पीस के डालना है या अक्खा डाल के जो है वो शेक कर देना है? नहीं, उसको बारीक पीस के इस्तेमाल करना है, पाउडर टाइप बना के इस्तेमाल करना है। अदरक को गोल्डन मिल्क, हाँ, और अदरक को कूट कर उसका अरक निकाल कर वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा ज़ीरा भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। बॉयल वाटर में ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जिसे हम कहते हैं, सौंफ इस्तेमाल करें, उससे भी एसिडिटी कम होती है। एक चीज़ ये भी देखी गई कि शहद और अदरक का सोते वक्त में इस्तेमाल बहुत मुफीद है, और इसको अगर आप निहार मुँह भी इस्तेमाल करें तो भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है। प्रोबायोटिक्स चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। एसिडिटी अगर होती है किसी को और हाजमा सही से नहीं होता है, मोशन साफ़ नहीं होते, तो वो दही का इस्तेमाल करे, केला इस्तेमाल करे, ये हमारी प्रोबायोटिक्स है। और किसी को खाने की चीज़ें यानी स्टूल बहुत हार्ड होता है तो वो इसबगोल की भुस्सी आती है, सोते वक्त में 2 चम्मच गर्म पानी के साथ ले, तो उससे जो मोशंस हैं वो एकदम क्लियर आएंगे, पेट अच्छे से साफ़ हो जाएगा और एकदम फ्रेश महसूस होता है। फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। सलाद का खाने से पहले देखा गया है कि जो खाने से पहले अगर सलाद का इस्तेमाल करेंगे तो इंडाइजेशन, एसिडिटी में बहुत ज़्यादा गिरावट महसूस की जाती है। एसिडिटी बहुत ज़्यादा उसमें कम होती है। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज, वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वॉकिंग ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने की वजह से क्या होता है कि एक तो मॉर्निंग सुबह की धूप मिलती है, वॉकिंग से सुबह की धूप मिलती है, और हमारे जो जिस्म का हर पार्ट मूव होता है, तो उसकी वजह से जो हमारी एक जो एसिडिटी है वो जिस्म में पूरी हर जगह घूमती है इन द सेंस ये कि अगर एसिडिटी बढ़ जाए तो कुछ ना कुछ अलग तरीके से दुखना ये वो, अब अनइजीनेस फील होता है, वो दर्द ऐसा लगता है कि पूरे जिस्म में ट्रैवल कर रहा है। कभी पैर में दर्द हो रहा है, कभी किसी पैर में दर्द है, कभी किसी जिस्म के हिस्से में दर्द हो रहा है, तो वो एसिडिटी के साथ शायद पूरा जिस्म में वो दर्द भी जो है ट्रैवल कर रहा होता है। किसी को आप देखेंगे, अभी डॉक्टर साहब देखो कंधे को थोड़ा दबा दिए तो अच्छा लग रहा है, गैस निकल गई, किसी को पैर दबा दिए तो गैस निकल गई किसी को। तो ये एक्सरसाइज भी एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इसके लिए। और फिर कुछ मेडिसिन्स भी है, जैसे
PPIs होते हैं, कैप्सूल्स मिलते हैं, और सिरप्स भी मिलते हैं जो खाने के पहले पी जाती है, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और एक चीज़ मैं मेडिसिन के ताल्लुक से ये बताऊंगा कि कोई भी दवाइयाँ डॉक्टर से पूछे बिना इस्तेमाल ना करें, कि अक्सर ऐसा होता है कि लोग होते हैं एसिडिटी भी गए मेडिकल पे, गोली खाए, अच्छा लगा, हो गया, लेकिन वो कोर्स पूरा नहीं करते। उसकी वजह से अगले दिन, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट ड्रिंक पीने की वजह से टेम्पररी अच्छा लगता है, नेक्स्ट डे और ज़्यादा एसिडिटी होती है। तो ये डॉक्टर्स को पूछे बिना सेल्फ मेडिकेशन लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो डॉक्टर उसका पूरा कोर्स देगा, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 20 दिन, वो पूरा डॉक्टर से पूछ के पूरा कोर्स करें, उसके पूरे मेडिसिन पूरे खाएं, तो आपकी बीमारी भी पूरी ख़त्म हो जाएंगी। बल्कि मैं डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, मैंने आपके जो है वो स्टेटस वगैरह पे इमेजेस वगैरह भी देखी हैं कि माशाल्लाह आप मेडिकल कैंप्स वगैरह भी करते हैं, लोगों के दरमियान जाके अवेयरनेस भी करते हैं, एक लगाव है आपको लोगों से, आप लोगों में जाके वर्किंग करते हैं, और फ्री मेडिकल कैंप्स का भी आपका एक रुझान देखा है मैंने। मैं समझना चाहूँगा डॉक्टर साहब, आवाम जो है ना, जो लोग हैं, या FGN चैनल के नाज़रीन हैं, मैं हूँ, हमारे लिए जो है ना ये मेडिकल कैंप एक अलग सब्जेक्ट होता है, और हमको लगता है यार क्या होता है मेडिकल कैंप में, क्या फ़ायदा होता होगा, क्या इसकी जो हिकमत है, क्या मेडिकल कैंप में हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एट अ टाइम हो जाएगा, क्या हो। तो बहुत सारी चीज़ों में जो है वो एक होता है। तो अगर आप थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे, क्या मेडिकल कैंप जब इस तरह के लगें तो ये क्या वाकई आवाम की जो है वो सहूलत के लिए होते हैं, आवाम को फ़ायदा देते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं मेडिकल कैंप्स, जो फ्री मेडिकल कैंप्स लोगों के लिए लगाए जाते हैं, इस पर अगर आप कुछ रहनुमाई करें। इसके लिए मैं सबसे पहले और सबसे ज़्यादा और सब शुक्रगुजार हूँ दावत इस्लामी का, कि दावत इस्लामी ने एक वेलफेयर डिवीज़न बनाया, GNRF। जी बिल्कुल। ये एक आरिफ यकीन मानो अवाम पे एक बहुत बड़ा इनाम है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी दावत इस्लामी का क़दम है आवाम के लिए, कि चलो दीनी हद तक तो दावत इस्लामी काम कर ही रही थी, वो बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन जब से GNRF वेलफेयर डिवीज़न दावत इस्लामी का बना है, ये हमारे बरदर वतन के लिए भी और हमारा भी एक पैगाम उन तक जाता है कि देखो हमारा इस्लाम आप तक हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। ऐसे ही इस्लाम हमें ये सिखाता है। तो दावत इस्लामी ने बहुत अच्छा कदम उठाया, मैं दावत इस्लामी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि GNRF के ज़रिए हम लोगों तक पहुँच रहे हैं, लोगों तक खिदमत कर रहे हैं। मैं आपको कनेक्ट करता हूँ डॉक्टर साहब इसमें। मैं एक मेडिकल कैंप हुआ यहाँ बम्बई के किसी शहर में, तो उस शख्स ने मुझे बताया, यानी नेक्स्ट मेडिकल कैंप जब हुआ तो मेरा इत्तफाक से वहाँ जाना हुआ, शेड्यूल था मेरा, तो दो मेडिकल कैंप उससे पहले हो चुके थे, ये तीसरा मेडिकल कैंप उस शहर में लगा था। तो उस शख्स ने मुझे आइडेंटिफाई किया कि ऐसा है, वो जब उन लोगों ने बताया, इंट्रोड्यूस किया कि ये हमारे जो है वो फला ज़िम्मेदार हैं और ये मेडिकल कैंप्स में आए हुए, तो वो शख्स ने मुझे जो है वो सामने से फीडबैक दिया कि मुझे जो है वो ये शिकायत थी इस बीमारी की, और ये बीमारी मेरे जिस्म में धीरे धीरे जो है वो ग्रो हो रही थी। तो मेडिकल कैंप में आके जब मैंने ये चेकअप कराया तो फिर मुझे आइडेंटिफाई हुआ, और मैंने पहले ही स्टेज में ही जो है उसकी प्रिकॉशंस ली, और अभी जो है मैं सेहत याब हूँ। तो कई बार लोगों का ये रुझान नहीं होता, कौन जाएगा मेडिकल कैंप में, कौन जाएगा फ्री के सारे मामलात लेने में, तो शायद लोग बेएहतियातियाँ भी कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी लोगों को इस तरफ डाइवर्ट करें और आप अगर अपने ओवरव्यू शेयर करें। मेडिकल कैंप लेना क्यों ज़रूरी है? मेडिकल कैंप लेना इसलिए ज़रूरी है कि लोगों के पास वक्त नहीं है ख़ुद की जिस्म को देने के लिए। मतलब मसरूफियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि वो ख़ुद के जिस्म पे कभी ध्यान नहीं देता। कभी भी आप देखें कि एक बाप होता है, उसका अगर दुख रहा हो तो वो 10 बार दुखने में 1 बार दवाखाना आएगा, लेकिन औलाद का दुखना आता है तो पहली बार में चले जाएंगे, तो ख़ुद की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही हाँ, तो बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो हमें पता नहीं होती, जो हमारे जिस्म में पहले से मौजूद होती हैं, तो उनको रूल आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिसमें सबसे कॉमन बीमारी है हाइपरटेंशन और शुगर की। ये 2 बीमारी ऐसी है जो पहले स्टेज में कभी पता नहीं चलती। हल्का फुल्का चक्कर आ रहा है, हल्की फुल्की कमज़ोरी लग रही है, जिसमें गलावट लग रही है, दर्द हो रहा है, तो लोग इसको नज़रअंदाज करते, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर ये चीज़ों को वक्त पे पहचान लिया जाए तो मेडिसिन्स अच्छे से जिस्म तक पहुंचती है और इलाज बहुत अच्छे से होता है, बड़ी आफत या बड़ी नुकसान होने से बचा जा सकता है। तो मेडिकल कैंप्स में ये चीज़ें होती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं और उनको उनकी बीमारी के बारे में उनको जानकारी देते हैं कि आपको ये बीमारी है, आपको ये तकलीफ़ है, आपसे उससे ये एहतियात करें, परहेज़ करें। और कुछ हद तक वहाँ पे मेडिकेशंस भी होता है, लोगों तक दवाइयाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट में पहुँचाई जाती है।
एक इंसान का रुझान होता है ना, अरे फ्री होता है चलो जाएंगे, पैसे देने ही पड़ते तो अरे बाद में जाएंगे। बेसिक ह्यूमन नेचर है, मेरे को भी, यानी मैं अपनी बात करूं, मुझे लगेगा ये फ्री में अपॉर्चुनिटी तो मुझे क्या नुकसान तो कोई ही नहीं, नुकसान तो फायदा ही फायदा है, तो क्या मसला है इधर जाने में, तो मैं खुद जो है वो जाऊंगा कि यार फ्री में काम हो रहा है अपना। कैंप्स के जरिए लोग कनेक्ट होते हैं, ऐसा ही। हाँ, तो वो कनेक्ट करना, लोगों की मदद करना JNRF का एक बहुत बड़ा कदम है। अल्लाह ताला JNRF को दिन दुगनी दिन 25वीं रात 26वीं तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। मज़ीद बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, होम रेमेडीज़ और कुछ सजेशंस तक तो हम पहुँचे थे, अगर ये चीज़ थोड़ा आगे बढ़ जाए तो इसका फाइनल ट्रीटमेंट क्या होता है और कैसे इसको सही किया, क्या दवाई के अलावा भी फिर आगे इस तरह के दीगर ऑप्शंस या पेट में कोई सर्जरीज इस तरह के मामलात, और आपका फाइनल सजेशन कि हम क्या इस तरह की चीज़ों को प्रीफर करें ताकि इस तरह की नौबत ना आए। इसमें कैंसर जैसी बीमारी होने का भी डर रहता है। अल्लाह, जैसे मैंने आपको बताया गर्म खाने से गले का कैंसर होने का भी कुछ हद तक देखा गया कि जो लोग को हमेशा ज़्यादा गर्म खाना खाते हैं, देखा गया कि गर्म चाय भी पीते हैं, एक ही घूंट में पूरा चाय पी ली जी, तो वो गर्म ज़्यादा खाने की वजह से गले का कैंसर होने का भी डर होता है, मैदे का कैंसर होने का डर होता है। कई वक्त ऐसे देखा जाता है कि मैदा भी सर्जरी करके निकाल दिया जाता है, लेकिन इंसान ज़िंदा रहता है, लेकिन ऑपरेशन करने की नौबत आती है। तो इसमें ये स्टेज तक पहुंचने से बेहतर है कि आप एहतियात करें, परहेज़ करें, और मेरा फाइनल सजेशन ये रहेगा कि कम खाएं, बस कम खाएं। ये इतना बेहतरीन इलाज है, इतना बेहतरीन प्रिकॉशन, इतनी बेहतरीन दवा है कि आप हर बीमारी से बच सकते हैं। बिल्कुल जितना ऐसा ही कम खाएंगे उतने सेहतमंद रहेंगे। यानी आप अपनी फूड लाइफ को एक्सप्लोर करें, डॉक्टर साहब की तरफ से भी इजाज़त है माशाल्लाह, आप बिल्कुल खाना खाएं, यूनिक चीज़ें ट्राई करें, पर कम खाएं, थोड़ा खाएं, टेस्ट करें, टेस्ट जितना रखें और जितना आपको हाजत हो, जितनी आपको ताकत के लिए हाजत हो, और बिलखुसूस जैसे डॉक्टर साहब ने इससे पहले भी रहनुमाई की कि सुबह अच्छे से खाएं, अपना ख्याल रखें, आप अपना ख्याल रखें, और अपना ख्याल रखने के साथ फिर अपनी फैमिली का ख्याल रखें। आप सेहतमंद होंगे, आप हेल्दी होंगे तो घर के दूसरों को भी आप हेल्दी रख पाएंगे, इनका ख्याल रख पाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे डॉक्टर साहब का, डॉक्टर बिलाल साहब का, माशाल्लाह ये तशरीफ़ लाए, इन्होंने इस टॉपिक पर पूरी बात की। नाजरीन, आपके लिए तमाम डिस्कशन थी, ज़रूरत है हमें अपने आप को हेल्दी रखने की, अपने घर वालों को हेल्दी रखने की, ताकि हम बीमारियों से बचें, खुशहाल रहें और सब सेहतमंद रहें। तो इसी तरह की इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आगे भी डिस्कस करते रहना है, आपसे बातें करते रहना है, और आपको हेल्दी रखने के लिए इस तरह की इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। तो इसी तरह की इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन चीज़ों के लिए, इस तरह की बेहतरीन बातों को जानने के लिए, अपने इल्म में इजाफा करने के लिए आप भी देखते रहिए FGN चैनल, और दूसरों को भी दिखाते रहिए FGN चैनल। फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। जो है बीमार सेहत के तालिब